हेलो फ्रेंड्स। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के भूमिका को देख लिया, सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति और कालक्रम को समझ लिया, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के साथ साथ उनकी जो महत्वपूर्ण स्थल हैं एवं उन महत्वपूर्ण स्थलों की जो विशेषताएं हैं उनको देख लिया, और सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक पक्ष को भी पढ़ लिया है। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पक्ष के बारे में पढ़ते हैं, और साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में भी हम पढ़ लेंगे। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक पक्ष। और सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक पक्ष को पढ़ने के लिए हम इनको कुछ भागों में बांट लेते हैं। जैसे कि हम इनके कृषि के बारे में बात करेंगे, इनके पशुपालन के बारे में बात करेंगे, शिल्प व उद्योग धंधों के बारे में बात करेंगे, इनके व्यापार वाणिज्य के बारे में बात करेंगे, और इनकी जो मुहरें व लिपियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक पक्ष है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम इनमें से सभी एक एक को उठाते हैं और एक एक कर सभी के बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें से हम सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सिंधु व उसकी सहायक नदियों के सहारे जो जलोढ़ मृदा होती थी, जो कि सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है, तो जलोढ़ मृदा युक्त जो मैदान हुआ करते थे उसी में ये लोग खेती करते थे। और इनका जो मुख्य फसल था ये मुख्यतः रबी की फसल उगाते थे, मतलब कि नवंबर और दिसंबर में फसल को बोते थे और मार्च अप्रैल में उसकी कटाई करते थे। उसके बाद इन लोगों को मुख्यतः 9 फसलों का ज्ञान था। जैसे कि उन 9 फसलों में गेहूं है, जौ है, कपास है, तरबूज है, खरबूज है, मटर है, राई है, सरसों है, तिल है। जौ के साक्ष्य हमने पढ़ा था कि बनवाली से अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन सभी फसलों के अलावा भी लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से धान की भूसी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, रोजदी से रागी, ज्वार और कोदो के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लोथल से ही बाजरे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन सभी साक्ष्यों के अलावा जो है कि हमने देखा था कि हड़प्पा में 12 अन्नागार प्राप्त हुए थे और वहां पे वृत्ताकार चबूतरे भी प्राप्त हुए थे, जहां से कि गेहूं और जौ के स्पष्ट साक्ष्य देखने को मिले थे। साथ साथ मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार प्राप्त थे वो उस समय की सबसे बड़ी इमारती संरचना मानी जाती है। बनवाली से मिट्टी के हल की बनी आकृति प्राप्त है। कालीबंगा से हमने पढ़ा था कि जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हैं और उसमें मटर और सरसों बोए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हैं। तो इन सभी साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह कृषि में अपना उन्नत स्थान रखते थे। उसके बाद हम अगला पशुपालन के पक्ष को देखते हैं। पशुपालन में सबसे पहले पशु का महत्व हम समझ लेते हैं कि पशुओं का महत्व इन लोगों के लिए क्या था। तो ये पशु का इस्तेमाल कृषि में करते थे, परिवहन में करते थे, और विपणन मतलब कि व्यापार वाणिज्य में करते थे, और पशुओं के को भोजन के रूप में भी ये उनका उपयोग किया करते थे। और जिन जिन पशुओं की जानकारी थी उनमें से बैल है, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बाघ, बारहसिंगा, गाय, ऊंट, घोड़ा, ये सभी ऐसे पशुएं हैं जिनको कि उनको ज्ञान था, इन पशुओं के बारे में उनकी जानकारी थी। ऊंट के साक्ष्य हमने देखा था कि कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, सुरकोतड़ा से घोड़े का कंकाल, लोथल से घोड़े का जबड़ा, और राजा घुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इनके प्रमुख पशु क्या थे। तो प्रमुख पशु में एक श्रृंगी बैल था, और हमने जब धार्मिक पक्ष पढ़ रहा था हम लोगों ने तो उसमें देखा था कि मोहनजोदड़ो से वृषभ पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं। तो ये सभी पशुओं का इनका ये महत्व था। फिर उसके बाद जिन जिन पशुओं की जानकारी थी और उनमें से प्रमुख पशु क्या था। इसके साथ साथ एक पॉइंट और इसमें समझने वाली है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी मुहरे प्राप्त हैं उन मुहरों में गाय का, ऊंट का और घोड़े का अंकन कहीं भी किसी भी मुहर में देखने को नहीं मिलता है। इनके अलावा अन्य जो पशु हैं, इन सभी पशुओं में से अन्य पशुओं का अंकन कहीं न कहीं देखने को मिला है, लेकिन यह 3 ऐसे पशु हैं जिनका कि अंकन इनके मुहरों में नहीं देखने को मिला है। और सिंह का अंकन सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर में नहीं मिली है, जबकि मेसोपोटामिया के मुहर में मिली है। ये हमने पशुपालन को भी देख लिया। अब हम अगला देखते हैं, शिल्प व उद्योग धंधे के बारे में चर्चा करते हैं। इनका जो मुख्य उद्योग था वह कपड़ा उद्योग था, और कपड़ा उद्योग में ये लोग सूती और ऊनी दोनों तरह के कपड़ों का इन लोगों का ज्ञान था, और सूती में सादे और कढ़ाईदार दोनों तरह के कपड़ों का इन लोगों का जानकारी था। कढ़ाईदार में हम लोगों ने देखा था कि मोहनजोदड़ो में एक
तीन पतिया साल ओढ़े हुए ध्यान मग्न योगी के मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। और उसके साथ साथ मोहनजोदड़ो में ही हमने देखा था कि सूती कपड़े में चाकू लपेट के रखा हुआ एक साक्ष्य मिला है। तो इससे ये पता होता है कि जैसे सूती कपड़ा मिला है तो कपास का ज्ञान होगा ही। तो कपड़ा उद्योग जो था वो इनके प्रमुख उद्योग में से एक था। इसके अलावा मृदभांड उद्योग भी था। इसमें ये लोग मिट्टी और धातु के बर्तन बनाते थे। और वो जो बर्तने बनाते थे वह चाक से वह हाथ निर्मित बर्तन बनाते थे और बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे और उस लाल रंग पर काले रंग की पुष्पाकार ज्यामिति जैसे फूल पत्ती टाइप का कुछ डिजाइन बनाया करते थे। उसके साथ साथ मनका उद्योग भी था। मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, चांदी, लाल पत्थर, सोना, ये सभी इन लोगों का मनका उद्योग का प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। इसी सब चीजों का इस्तेमाल करके ये लोग मनका बनाते थे। हमने देखा था कि लोथल और चन्हू दड़ों से मनके बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ सीप उद्योग में भी ये लोग विकसित थे। जैसे लोथल और बालाकोट से सीप उद्योग के भी साक्ष्य मिले हैं। शिल्प एवं उद्योग धंधों को हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं इनके व्यापार और वाणिज्य के बारे में। व्यापार और वाणिज्य को समझने के लिए हम पहले इनके व्यापार की दशा एवं दिशा को समझेंगे। उसके बाद ये कौन कौन सी वस्तुओं का आयात करते थे, कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात करते थे, इनके क्रय विक्रय के माध्यम क्या थे, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके ये लोग वस्तुओं को खरीदते थे या वस्तुओं को बेचने के एवज में क्या चीज़ें ये लिया करते थे, और साथ साथ इनके परिवहन के साधन क्या थे। तो इसमें से सबसे पहले हम व्यापार की दशा एवं दिशा को समझते हैं। सबसे पहले आंतरिक व्यापार की बात करें तो इनका जो आंतरिक व्यापार था यह कश्मीर और कोलार के साथ साथ काठियावाड़ क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। बाह्य व्यापार जो था यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार था। यह सुमेरियन या मेसोपोटामिया के साथ जुड़ा हुआ था। सुमेरियन और मेसोपोटामिया में जो पूर्व किस, लगस, टेप्पर, तेल अस्सर, निपुर, हमा, ये जितने भी शहर हैं, इन शहरों से हड़प्पा सभ्यता की मुहरें भारी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। इससे ये पता चलता है कि ये लोग के बीच में व्यापारिक अंतर संबंध बहुत ही अच्छा था और ये लोग एक दूसरे से अपना सामान खरीदते थे, बेचते थे। वो मोहरों का आदान प्रदान किया करते थे सामान बेचने और खरीदने के एवज में। साथ साथ मिस्र से भी इनके व्यापार का पता चलता है। जैसे हमने देखा था कि लोथल से मम्मी का एक मॉडल प्राप्त हुआ है जिसका सीधा संबंध मिस्र से है। फारस की खाड़ी क्षेत्र से भी इनका व्यापार था। फारस में भी मुख्य रूप से फैलका और बहरीन जो क्षेत्र है वहां से इनका व्यापारिक संबंध था। लोथल से ही हमने देखा था कि दो राक्षस के मुंह वाली एक आकृति, मुहर की आकृति बनी है जिसका संबंध फारस से है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान एवं ईरान से भी इनका व्यापारिक संबंध था। हम लोग फैलका और बहरीन को समझने के लिए व इनके व्यापारिक महत्व को समझने के लिए एक बात समझते हैं। सारगोन का अभिलेख के बारे में हम चर्चा करते हैं जो कि 2350 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता में एक बहुत बड़ा वंश था जिसका नाम था सारगोन वंश, और उस वंश का जो राजा था उस राजा का नाम था अक्काड़। तो उस राजा के समय का एक वहां पे अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसी को सारगोन का अभिलेख या अक्काड़ का अभिलेख कहते हैं। तो जो वो अभिलेख प्राप्त हुआ है उस अभिलेख में 3 जगह की चर्चा की गई है, मेलुहा, मगन और दिलमुन। तो मेसोपोटामिया का जो शासक है वह कह रहा है कि मेरे फारस के खाड़ी में जो बंदरगाह है वहां 3 जगह के जहाज आते हैं और अपना लंगर लगाते हैं। कहने का मतलब कि लंगर लगाने का मतलब कि 3 जगह के लोग वहां पे उस बंदरगाह पे आते हैं और वहां पे अपने सामान को उतारेंगे और वहां के सामान को लेकर वापस जाएंगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें जो दिलमुन है वह फारस की खाड़ी में स्थित एक देश है। इसी का दिलमुन का जो आशय है, दिलमुन का जो जिस जगह के बारे में संदर्भ में कहा गया है उसी को बहरीन कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में यह एक विश्राम स्थल था, मतलब मध्यस्थ केंद्र था, और यहाँ तक ये लोग अपना वस्तुएं लेके आते थे और एक दूसरे के साथ आपस में आदान प्रदान करते थे। उसके साथ साथ जो मेलुहा है इसका संदर्भ सिंधु घाटी सभ्यता से लगाया गया है, और जो मगन है वह वर्तमान में मकरान तट या बलूचिस्तान क्षेत्र से है। और दिलमुन को हमने समझ लिया कि बहरीन, इसका अर्थ बहरीन से है, और बहरीन को ही सूर्योदय का देश कहा जाता है या साफ सुथरा नगर भी कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत मात्रा में हाथियाँ मिला करती थी, इसलिए इन्हें हाथियों का देश भी कहा जाता है।
अब हम इनके आयात और निर्यात को समझ लेते हैं। तो हम क्षेत्रों के अनुसार इनकी आयातित वस्तुएं और निर्यातित वस्तुओं के बारे में देखते हैं। तो इनका जो पहले आंतरिक व्यापार में देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ये लोग अपना वस्तुओं का आयात करते थे, वस्तुओं को मंगाते थे। तो इनमें जो है कि कश्मीर एवं काठियावाड़ क्षेत्र से ये लोग बहुमूल्य पत्थर का आयात किया करते थे। बलूचिस्तान क्षेत्र से अर्धकीमती पत्थर का आयात करते थे। कोलार जो क्षेत्र मैसूर में है वहां से सोना का आयात करते थे। और खेतड़ी जो कि राजस्थान क्षेत्र में है और मद्रास, यहाँ से ये लोग तांबा का आयात करते थे। उसके साथ साथ बाह्य व्यापार में इनका था कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किन किन चीज़ों का आयात करते थे। तो बदख्शा जो कि अफगानिस्तान में है वहाँ से लाजवर्ण मणि का आयात किया करते थे। और ईरान और अफगानिस्तान से चांदी, फिरोजा, उसके साथ साथ सीसा का भी आयात करते थे। निर्यातित वस्तुओं में हम देख लेते हैं कि ये सीप के बने सामान को अन्य देशों में भेजते थे। साथ में हाथी दांत के पैमाने भेजा करते थे। इनके साथ साथ हमने देखा कि कपड़ा इनका प्रमुख उद्योग था, तो वस्त्र का भी निर्यात करते थे और साथ में मनके का निर्यात किया करते थे। अब हम इनके व्यापार के या व्यापार के क्रय विक्रय के माध्यम को समझते हैं। तो इन लोगों का जो क्रय विक्रय का जो माध्यम था, उन माध्यम में पैमाना था, मुहरें थीं और लिपियां थीं। इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके ये वस्तुओं का क्रय किया करते थे और उन्हें बेचते थे, उनका विक्रय किया करते थे। पैमाना में ये लोग हाथी दांत का पैमाना इस्तेमाल करते थे जो कि 16 के गुणज में हुआ करता था। 16 के गुणज में मतलब कि 16, 32, 48 इस तरह के गुणज में हुआ करता था। और मुहरों के बारे में हम समझते हैं कि मुहरें जो हैं ये अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में 2500 मुहरें प्राप्त हुई हैं। और 2500 मुहरों में हमने पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक संख्या में मुहरें प्राप्त हुई हैं, जिनकी संख्या की 1200 है। और सर्वाधिक अभिलेखीय मुहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। ऐसी मुहरें जिसपे कि कुछ न कुछ अंकन है, किसी लिपि का अंकन है, जिन्हें अभिलेखीय मुहरें कहा जाता है। तो ऐसी मुहरें हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ मुहरें बनी किससे हुआ करती थी, तो मुख्यतः सेलखड़ी से बनी हुआ करती थी। और सेलखड़ी के अलावा कांचल मिट्टी, गोमेद, फिरोजा, चर्ट और फ्लिंट से इनकी मुहरें बनी हुआ करती थी। इसके साथ साथ मोहरों के आकार के बारे में बात करते हैं। तो मोहरों का जो आकार हुआ करता था वो वर्गाकार, आयताकार और बेलनाकार हुआ करता था, जिसमें कि सर्वाधिक संख्या वर्गाकार मोहरों का हुआ करता था। आयताकार जो मोहरें थी वह लिपि युक्त थी, मतलब कि उस पर लिपि से कुछ लिखा हुआ था। और वर्गाकार जो मोहरें थी उस पर लिपि के साथ साथ पशुओं का भी अंकन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मोहरों की विशेषताएं हैं, उन मोहरों पर या तो लिपि से कुछ लिखा हुआ करता था या पशुओं या पक्षियों का या पेड़ पौधों का अंकन हुआ करता था। अब इसके बाद हम लोग इनके लिपि के बारे में समझ लेते हैं। तो लिपि को, इनकी जो लिपि है उसको तो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और लिपि के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम जानकारी 1853 एडी में प्राप्त हुई थी चार्ल्स मेसन के द्वारा। और लिपि के बारे में संपूर्ण जानकारी 1923 एडी में तक प्राप्त हो गई, जब दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन प्रारंभ किया गया। इनकी जो लिपियां हैं वो मूलतः 64 चिन्ह हैं उन लिपियों में, और उन्हीं चिन्हों में परिवर्तन कर करके कुल और अक्षर बनाए गए हैं। और लिपियां चित्राक्षर हैं। चित्राक्षर को पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि अक्षरों के साथ साथ चित्र का भी अंकन है। और पूरे लिपि में जितनी भी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता से लिपियां प्राप्त हुई हैं, उन सभी लिपियों में 250 से लेकर 400 तक अक्षर प्राप्त हुए हैं। और इन अक्षरों में यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। इसके साथ साथ मछली के चित्र का सर्वाधिक बार प्रयोग किया गया है। और इनकी जो लिखने की, जो लिखावट की जो विधि थी लिपि को, उस विधि को बास्ट्रोफेंडम या बुस्ट्रोफेदन या गोमुद्रिका कहते हैं। जैसे हम लोग लिपि को, देवनागरी लिपि को लिखते हैं तो बाएं से शुरू करते हैं, फिर दाएं की तरफ जाते हैं, फिर वहां पे हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो फिर हम बाएं की तरफ आते हैं और दाएं की तरफ लिखते हुए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एकदम इसका उल्टा था। ये लोग अपनी लिपियों को दाएं से शुरू करके बाएं की तरफ आते थे, फिर बाएं से दाएं जाते थे, दाएं से बाएं आते थे। इस तरह से इन लोगों की लिपि का लेखन हुआ करता था। तो इनके व्यापार के क्रय विक्रय के माध्यम में हमने लिपियों को, पैमाना को और मोहरों को पढ़ लिया। अब हम इनके परिवहन के साधन के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका जो परिवहन था वो दो मार्गों से जुड़ा हुआ था, पहला जल मार्ग से और दूसरा स्थल मार्ग से। जल मार्ग में हमने पहले भी
ऐसे स्थलों के बारे में पढ़ लिया है जिनका कि विकास नदियों के किनारे हुआ। और नदियों के किनारे जब कोई नगर विकसित है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह जलमार्ग से जुड़ा हुआ होगा और जलमार्ग से उसके परिवहन के रूप में भी वो उस जलमार्ग का इस्तेमाल कर रहा होगा। इन जलमार्ग में जो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था लोथल, जो कि भोगवा व साबरमती के संगम पर है। यहाँ से गोदीवाड़ा या बंदरगाह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद प्रभास पाटन, जो कि हिरण्य नदी के किनारे है। अल्लादीनो अरब सागर व सिंधु नदी के संगम के तट पर स्थित है। बालाकोट मकरान तट के पास। सुतकांगेडोर दास्क नदी के तट पर। सुरकोतला कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में। और रंगपुर जो है भादर नदी के तट पर। भक्ता राव और मेघम जो है वो किम नदी के आसपास का क्षेत्र है। तो ये सभी क्षेत्र जो हैं ये जल मार्ग के साथ साथ जुड़े हुए हैं, नदियों के किनारे या किसी खाड़ी के आसपास के क्षेत्र हैं। और एक बात और यहाँ समझने की है कि मोहनजोदड़ो से सुमेरियन नाव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और लोथल से भारतीय नाव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब कि जल मार्ग के साथ साथ ये लोग नाव से, मतलब कि नाव के साक्ष्य का प्राप्त होना, मतलब ये बताता है कि जल मार्ग से ये पूरी तरह से ये लोग जुड़े हुए थे और नाव को परिवहन के साधन के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। उसके बाद स्थल मार्ग में हड़प्पा में हमने देखा था कि तांबे की इक्का गाड़ी और या बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो स्थल मार्ग से भी इन लोगों का परिवहन साधन पूरी तरह से परिपक्व था। तो परिवहन के साधन में ये लोग जल मार्ग और स्थल मार्ग दोनों तरीके से जुड़े हुए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक पक्ष को देख लिया। आर्थिक पक्ष में हमने इनके एक एक जो सभी पक्ष थे, सभी पहलुओं के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम हड़प्पा सभ्यता के पतन को समझते हैं। तो किसी भी सभ्यता का जो पतन हो की अगर बारे में हम बात करते हैं तो सभ्यता एक मूर्त संकल्पना होती है, और जब किसी सभ्यता का पतन होता है तो वह सभ्यता पूरी तरह से नहीं खत्म होती है, पूरी तरह से उसका पतन नहीं होता है, बल्कि उनके जो नगरी विकास के जो लक्षण हैं उसमें पतन होता है। जो उनके नगरी तत्व हैं, जो नगरी विशेषताएं हैं, उनमें धीरे धीरे करके गिरावट आती है और वो धीरे धीरे करके उनमें क्षय होता है, उनमें पतन होता है। और जो नब्बे सभ्यता पूरी तरह से अपने साथ नगरी विशेषताओं को लेकर चल रही होती है, नगरी तत्वों को लेकर चल रही होती है, जहाँ की सारी विशेषताएं, सारी सुविधाएं एकदम अच्छे से नियोजित रहती है, वो धीरे धीरे करके अनियोजित होने लगती है। तो इस नगरी विकास के लक्षण में पतन को देखने के लिए हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो चौड़ी हुआ करती थी। हमने देखा था कि वहाँ पे जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त सड़कें थी वो 10 मीटर चौड़ी थी, जिसे कि राजपथ का नाम दिया गया था। इसके साथ साथ हम लोगों ने वहाँ की गलियों के बारे में देखा था कि 1.8 मीटर चौड़ी गलियां हुआ करती थी। तो धीरे धीरे चौड़ी सड़कें जो है वो तंग गलियों में परिवर्तित होने लगी, और नगर नियोजन की जो नियोजित व्यवस्था थी वह धीरे धीरे बेतरतीब व्यवस्था में बदलने लगी। हमने नगर नियोजन में अच्छे से पढ़ा था कि जो घर थे वो गलियों की तरफ खुल रहे हैं मोहनजोदड़ो में, वहीं लोथल के जो घर थे वो सड़कों की तरफ खुल रहे हैं। और अब क्या था कि धीरे धीरे घर कहीं भी बनने लगे, कहीं भी खुलने लगे। तो जितनी भी नगर नियोजन की जो नियोजित व्यवस्था थी वो धीरे धीरे बेतरतीब व्यवस्था में बदलने लगी। इसके साथ साथ हमने देखा था कि प्रत्येक घर में एक बड़ा आंगन हुआ करता था, और आगे चलकर इन आंगनों में पतली दीवारें उठने लगी, मतलब कि घर में अब बंटवारे का साक्ष्य देखने को मिलने लगा। और घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आगे चलकर इन्हीं घरों में पुरानी ईंटों का प्रयोग होने लगा। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि बहावलपुर क्षेत्र में विकसित हड़प्पा के समय लगभग 174 बस्तियां थीं, जबकि परवर्ती हड़प्पा काल में केवल 50 बस्तियां रह गईं। तो ये बस्तियां कहाँ गईं? तो ये बस्तियां, जैसे हड़प्पा सभ्यता की अधिकतर बस्तियां जो थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लोथल के त्रिकोण में थी। आगे चलकर ये बस्तियां ग्रामीण स्वरूप लेकर पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात और उत्तर प्रदेश क्षेत्र में विकसित होने लगी। मतलब अपने जहाँ पे इनका नियोजन था, जहाँ पे ये अपने नगरीय विशेषताओं को लेकर चल रही थी, वहाँ की व्यवस्थाएं धीरे धीरे अनियोजित होने लगी, बेतरतीब होने लगी। परिणाम स्वरूप ये बस्तियां भी अब अन्य क्षेत्रों में जाके अपना विकास करने लगी, ग्रामीण स्वरूप लेकर विकास करने लगी। और इसके साथ साथ मेसोपोटामिया का जो अभिलेख था, जो कि जिसे कि सारगोन का अभिलेख या अक्काड़ का अभिलेख हमने अभी पढ़ा, तो उसमें 1900 ईसा पूर्व के बाद से मेलुहा शब्द का एकदम प्रयोग ही बंद हो गया।
मतलब कि ये मेलुहा का आशय सिंधु घाटी सभ्यता से था, और मेलुहा शब्द का प्रयोग वहां के अभिलेख में बंद होना ये बताता है कि अब सिंधु घाटी सभ्यता का उतना महत्व नहीं रह गया है। वह यह सिंधु घाटी सभ्यता अब अपने पतन की ओर अग्रसर है। उनकी जो भी विशेषताएं थी, जो भी उनके तत्व थे, वो सारे लक्षण अब धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर है और कोई महत्व नहीं रह गया है अब सिंधु घाटी सभ्यता का। जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने विकसित स्वरूप में थी, विकसित समय में थी, तो उस समय मेसोपोटामिया के साथ उसका बहुत ही अच्छा व्यापारिक संबंध था। तो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में, वहां के मुहरों में सिंधु घाटी सभ्यता का जिक्र भी हुआ करता था। लेकिन जब यह सभ्यता धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगी, इसके नगरीय विशेषताओं में पतन होने लगा, तो वहां के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता का चर्चा होना भी बंद हो गया। तो ये एक तरह से सभ्यता को हम एक मूर्त संकल्पना के रूप में समझ सकते हैं कि कोई भी सभ्यता पूरी तरह से खत्म नहीं होती, बल्कि उनका जो विकास है, उनके जो लक्षण हैं, जो उनकी विशेषताएं हैं, उनमें पतन होने लगता है। तो इस संकल्पना के साथ साथ कुछ ऐसे विद्वान भी हैं जिनका अलग अलग मत है, और वो अपने मत के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अलग अलग कारणों को बताए हैं। तो हम उन विद्वान को देख लेते हैं और उनके मत को देख लेते हैं। तो इनमें जो है कि मार्टिमर व्हीलर, अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल का कहना है कि आर्यों का आक्रमण हुआ और आर्य आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पे हावी हो गए, उन्हें मार दिए, भगा दिए या जो भी कुछ कर दिए। उसके बाद जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके और एसआर राव कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ। कि मोहनजोदड़ो के उत्खनन के दौरान हम ये देखे थे कि वहां पे 7 बार बाढ़ आने का और उस स्थल को 7 बार डूबने का भी प्रमाण मिला है। क्यूआर कैनेडी का कहना है कि मलेरिया से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का पतन हो गया, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जो नरकंकाल मिले हैं, उन नरकंकाल के डीएनए से मलेरिया होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उसके बाद आर.एल. स्टाइन और अमलानंद घोष कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस सभ्यता का पतन हो गया। टी.एच. लैम्ब्रिक महोदय कहते हैं कि जनसंख्या वृद्धि इस सभ्यता के पतन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनसंख्या वृद्धि होगी कहीं की भी, तो वहाँ की व्यवस्थाएं बेतरतीब होगी, अनियोजित होंगी, जिससे कि वह सभ्यता धीरे धीरे अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाएगी। एम दिमित्री देव कहते हैं कि एक अदृश्य गाज पृथ्वी पर गिरा और इस सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से पतन हो गया। जॉर्ज डेल्स कहते हैं कि विवर्तनिक हलचल, मतलब किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और जॉन मार्शल कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता, मतलब यहाँ का जो व्यवस्था था, जो यहाँ की सारी नियोजन था, इसमें क्षय होने लगा, वो शिथिल हो गया। तो सारी चीजें अनसिस्टमेटिक हो गई, अनियोजित हो गई, इससे करके सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया है, और हमारा सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से अब आज कंप्लीट हो जाता है। अब हम अगला टॉपिक जो शुरू करेंगे, इसके आगे का जो हमारा टॉपिक होगा वो वैदिक काल शुरू करेंगे। वहां से हम आर्य का, जो ये आर्यों का आक्रमण है, तो वैदिक काल से हम लोग आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। आर्यों को ही वैदिक काल के उत्पत्तिकर्ता के रूप में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के एक एक पक्ष को डिटेल में पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, इसी तरह से हम लोग वैदिक काल के भी सभी पक्षों को अच्छे से चर्चा करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा जो शुरू होगा वो वैदिक काल का होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।